नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज आपको सबसे पहले लोकतंत्र की मर्यादा, सम्मान को तार तार करने वाली सियासत के खिलाफ दस्तक देनी है। लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन जब लोकतंत्र की परिभाषा अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के द्वारा कुछ नेता बना दे, तो जरूरी है आप दस्तक दें। जब देश में संसद से लेकर कई राज्यों में विधानसभाओं का सत्र चल रहा है, आपको उत्तर से दक्षिण तक सदन के भीतर और बाहर अपनी राजनीति के लिए जनता के भरोसे को कुचलने वालों को देखना जरूरी है। माइक तोड़ कांड, लड्डू उछाल कांड, रूल बुक फाड़ कांड, घसीटा घसीटी कांड, टोपी उछाल कांड, बाल नोच कांड और हंगामा कांड। ये वो नुमाइंदे हैं जिनके कंधे पर लोकतंत्र के अलग अलग सदनों तक पहुंचकर जनहित के कामों को पूरा करने का जिम्मा जनता सौंपती है। लेकिन लोकतंत्र में शर्मसार करने वाली घटनाओं की नुमाइंदगी करते मिले, इसीलिए कहना पड़ता है, शर्म है कि ये हमारे माननीय लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ। जिनके ऊपर जनता को एक करने की जिम्मेदारी, उन्हीं में आपसी तालमेल कितना नीचे जा चुका, गवाही पहली कहानी में देखिए। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करते हैं, तभी दिल्ली में लालू राबड़ी को जमानत पाने की खबर सुनकर आरजेडी विधायक पटना में थाल में लड्डू लेकर बांटते दिखते हैं। बीजेपी विधायक लड्डू का थाल ही उलट देते हैं, इस आरोप के साथ कि लड्डू तो जहरीला हो सकता है। जमानत मिलेगा तो ये नशीला लड्डू लेके आएगा, भाजपा की टीम में आएगा, धरना की टीम में जाएगा। इसका जांच होगा। हम लोग लीग के विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं कि इसका जांच हो और FIR दर्ज हो ऐसे व्यक्ति पर जो लोग ऐसा काम किया। इसमें जौहर है। इसमें बिहार में जहरीला लड्डू खिलाने की कोशिश का सियासी आरोप बीजेपी वाले तेजस्वी की पार्टी पर लगाते हैं। नौबत मंगलवार की इस तस्वीर के बाद आई। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान प्रश्न पूछते हैं। उत्तर मिलने के बाद दोबारा प्रश्न किया, पता चला माइक से आवाज नहीं गई। माइक बंद होने से नाराज बीजेपी विधायक ने सारा बाहुबल माइक उमेटने में लगा दिया। आरोप लगा विधायक ने माइक तोड़ दिया। सदन से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए। बिहार के जनहित में बिहार के सेविका सहायिकाओं के लिए SC/ST समाज के छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देने के लिए इस मुद्दा के बिहार विधानसभा में उठाया हूं, इसे उठाते रहूंगा। और जनहित में सस्पेंड करना नहीं, लखींद्र पासवान को पातेपुर के महान जनता ने भेजा है। देखिए, चिंदी चिंदी होते सदन के सम्मान को अपनी सियासत मुताबिक बात न होने पर सारी मर्यादा को चीर देने में सभी दलों के नेता आगे रहते हैं। ये विधायक उत्तराखंड के हैं, पार्टी कांग्रेस है, जिनके नेता राहुल गांधी विदेश में भारतीय लोकतंत्र पर खतरे की बात करके आए हैं। उन्हीं के विधायकों ने विधानसभा में रूल बुक फाड़ दी, माइक को नोचा तोड़ा। जो कुछ किया उसे देखकर 5वीं क्लास के बच्चे भी शर्म से पानी हो जाएंगे। इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं। हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले देश भारत में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत समाहित वाले सदनों में ही अपनी डफली, अपना राग न चलने पर क्या होता है, गवाही केरल विधानसभा में भी मिली। कहानी तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा के भीतर की, जहां स्पीकर के ऑफिस के बाहर धरना देने बैठे विपक्षी विधायकों ने पहले हटाए जाने की नौबत आने पर मार्शल के सिर पर हाथ मारकर टोपी हटा दी। फिर तनातनी बढ़ी। हालत ये हुई कि विपक्षी विधायकों को हाथ पैर खींचकर बाहर किया जाने लगा। आरोप है कांग्रेस गठबंधन के कई विधायकों को चोट भी आई। इस तरह जिन्हें जनता चुनती है, वो चुन चुन कर ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें टीवी पर देखकर आप नहीं कह सकते
ये हमारे माननीय विधायक हैं। एक पुराने गीत के बोल हैं, हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। विपक्ष की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ होने और ईडी के ही भरोसे नजर आने के बाद ये गीत के बोल याद आए, क्योंकि जो विपक्ष इस दावे को लगातार करता है कि ईडी सिर्फ सरकार की कठपुतली है, जो विपक्ष ये कहता नहीं थकता कि ईडी की जांच पर भरोसा नहीं कर सकते, उसी विपक्ष के 16 दलों ने ईडी दफ्तर तक मार्च करके आज सवाल रखा कि अदानी विवाद में ईडी जांच क्यों नहीं करती। यानी क्या ईडी के लिए भी अपने हिसाब से अपना लोकतंत्र चाहते हैं? बीजेपी के विरोध में विपक्ष की एकता वाली बात जब भी आती है, तब क्या अपनी डफली अपना राग गाया जाने लगता है, जिसमें दूर से जो दिखता है वो जरूरी नहीं पास में भी नजर आए। बीजेपी विरोध की इस एकता की मृग मरीचिका को आपके साथ मिलकर आगे समझेंगे। पहले देखिए संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में तीसरे दिन क्या हुआ, जब दोपहर में विपक्ष के तमाम दल ईडी दफ्तर की तरफ मार्च करते हुए निकले। लाल बैनर निकाला गया है जिसको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके सामने की ये तस्वीर, और ये पावर सेंटर भी है, देश का पावर सेंटर देश की राजधानी में विपक्ष की। अब ये देखिए एक बैनर उठा के फेंका है उस तरफ, और लगातार अब जो लाइन थी वो बिल्कुल मिट गई है। दोनों पुलिस और सियासतदान आमने सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। खबर आई कि सुबह ही राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं, लेकिन अदानी विवाद में ईडी दफ्तर तक विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन वाले मार्च में राहुल गांधी नजर नहीं आते। आप अनलॉफुल इकट्ठा नहीं हो सकते। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपने प्रदर्शन को खत्म कर दें। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। फिर भी विपक्ष के नेता जब आगे बढ़े तो विजय चौक से आगे जाने नहीं दिया गया। धारा 144 लगा होना बताकर आगे बढ़ने से रोका गया। प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। वहीं से विपक्ष के नेताओं ने जो बात कही है, इसे आप पहले सुनिए। हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब सवाल है, क्या किसी के मांग उठाने से ईडी केस दर्ज कर सकती है, जांच शुरू कर सकती है? जवाब है नहीं। ईडी किसी के कहने भर से ना तो केस दर्ज कर सकती है, न ही जांच शुरू कर सकती है। तब अगला सवाल है कि फिर ईडी कैसे किसी के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है? जवाब में अलग अलग परिस्थितियां सामने बताई गयी। जैसे अगर किसी राज्य की पुलिस ने या सीबीआई ने किसी मामले में पहले से एफआईआर दर्ज कर रखी हो, उस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की शंका हो, तो ईडी भी उस मामले में जांच शुरू कर सकती है। दूसरी परिस्थिति यह है कि अदालत के निर्देश पर ईडी किसी के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। और तीसरा, अगर आयकर विभाग या कस्टम ने किसी मामले में जांच करके चार्जशीट दाखिल कर दी हो, तब उस केस में ईडी जांच का हिस्सा बनकर अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो क्या विपक्ष का ईडी दफ्तर अदानी विवाद में जाने वाला 25 मिनट चला प्रदर्शन मार्च सिर्फ एक रस्मी राजनीति भर है? क्योंकि यहाँ दस्तक देते हुए 2 पॉइंट है। पहला, अगर विपक्षी दलों की निगाह में ईडी सरकार की कठपुतली है, तो फिर क्यों उसी से अदानी विवाद में जांच चाहते हैं? और दूसरा पॉइंट, जब सुप्रीम कोर्ट तक कमेटी गठित करके 2 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कह चुका है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? मौसमी सिंह के साथ मुनीश कुमार पांडे, दिल्ली आज तक। तो ईडी के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रयास आप देखते आ रहे हैं। अब बात ईडी की जांच के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर 3 अहम खबरें यहां आपको पता होना जरूरी है। दावा होता है कि ईडी के खिलाफ
विपक्षी एकता में 18 दल हामी भरते हैं, लेकिन जो चिट्ठी सामने आती है उसमें दस्तखत सभी नहीं करते। टीएमसी ने पहले ही खुद को विपक्षी एकता के मार्ग से दूर बता दिया। कहा कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट बीजेपी आपस में मिले हैं तो हम कैसे जाते। शरद पवार की पार्टी विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुई, लेकिन ईडी दफ्तर तक न तो मार्च में गई न चिट्ठी पर दस्तखत किए। एनसीपी नेताओं ने बताया कि हमें चिट्ठी का ड्राफ्ट पहले दिखाया ही नहीं गया तो हम कैसे मार्च में शामिल होते। अब ये 3 पॉइंट इस बात की दस्तक देते हैं कि आज जो बीजेपी के खिलाफ एक दिख रहे हैं, ये वक्त की बात है। समय बदलेगा तो एकता भी बदल सकती है। लोकतंत्र की एक दुखद तस्वीर, ये टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। क्यों आई है, पहले कुछ सवाल सुनिए। क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री न बन पाते? क्या एक फैसला न होता तो शिंदे अभी महाराष्ट्र के सीएम न होते? आज सुप्रीम कोर्ट से कई अहम टिप्पणियां आई, जिन्हें सुनकर ये सवाल उठते हैं कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता के उलट-पुलट वाले संकट के बीच राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का सही से उपयोग नहीं किया? क्या महाराष्ट्र में सत्ता के सबसे बड़े सियासी संकट के दौरान राज्यपाल की भूमिका चिंतनीय रही? क्या महाराष्ट्र में सत्ता के उलट-पलट के दौरान राज्यपाल ने विश्वास मत साबित करने को कहकर गलत किया था? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे के पास सीएम की कुर्सी जाने के दौरान राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग सावधानी से नहीं किया? मेरे पास ऐसा कोई दबाव नहीं था, पर कोई दल शपथ लेता है, वो कहता हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हमें करना है, तो हमने समय दे दिया। स्वाभाविक है, लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा जल्दी करो, हमने जल्दी कर दिया। हम कहाँ बीच में आते हैं? सुनो, फिर लोग बोलते रात पूरा आपका मीडिया रात बोलता रहा, सुबह 8 बजे शपथ हो रही है, और आज तक भी दुनिया में आप लोगों ने फैला रखा कि साहब रात में शपथ हुई। राजभवन को सबको देखना होता है, इसलिए कोई भी आता है उसके लिए हम बोलते हैं, क्या दिक्कत है? क्या हमने कोई सरकार की विरोध तो किया नहीं? हमने किसी सरकार के खिलाफ तो एक पत्र के बारे में आपने जिक्र किया, मैंने कहा कि ठीक है, उसके बारे में बयान आ चुका है, बस। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रिश्तों के बीच पहले से ही खटास थी। जब उद्धव ठाकरे के विधायकों ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना छोड़ने का निर्णय लिया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बावजूद उसके राज्यपाल ने बहुमत पेश करने को कहा, और इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को भी फटकार लगाई है। भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ शिंदे गुट की बगावत के बाद विश्वास मत सदन में साबित करने को कहा था। शिवसेना असली कौन के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में चलती सुनवाई के दौरान तत्कालीन राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका को लेकर तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल को उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उनके एक्शन से एक खास परिणाम निकले। क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनकी जीवन और संपत्ति को खतरा है? क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? किसी सरकार को गिराने में राज्यपाल स्वेच्छा से सहयोगी नहीं हो सकते। राज्यपाल को विश्वास मत बुलाने से पहले खुद से पूछना था कि 3 साल तक सरकार में साथ रहे विधायक अब क्यों अलग हो रहे। राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है? राज्यपाल सिर्फ इसलिए विश्वास मत साबित करने को नहीं कह सकते क्योंकि किसी पार्टी के अंदर मतभेद है। जब तक गठबंधन में संख्या समान है, राज्यपाल का वहाँ कोई काम नहीं। शक्ति परीक्षण के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका की खरी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल का काम ये नहीं है कि वो पार्टी का नेता चुनने के लिए पार्टी की दलगत राजनीति में घुसे, और ये परंपरा किसी भी तरह से संवैधानिक और स्वस्थ नहीं कही जा सकती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल निर्णय में कितना आते हैं, फैसले में कितना आते हैं, ये एक दिलचस्प पहलू होगा। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी खुद ही पद छोड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग भी शिंदे गुट को असली शिवसेना बताकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है, फैसला आना है। फैसला शिवसेना पार्टी पर किसका अधिकार इससे जुड़कर आएगा। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताते हुए कही गई बातें दस्तक देती हैं। क्या सरकारें जनादेश नहीं बल्कि राजभवन से बनेंगी, बिगड़ेंगी?
संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अपना अपना लोकतंत्र के बीच एक तंत्र बेरोजगारों का भी है, जिनके पास डिग्री है ऊंची, लेकिन योग्यता मुताबिक पक्की नौकरी की तलाश लंबी होती गई। नतीजा हरियाणा के पानीपत में दिखता है, जहां 8वीं पास काबिलियत वाली नौकरी के लिए MBA, इंजीनियरिंग, MA, MCOM पास बेरोजगार पहुंचे। घर से दही शक्कर खाकर आए लाइन में खड़े हरियाणा के ये वो युवा हैं जिन्होंने बचपन से सुना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जीवन भर ये युवा पहले स्कूल कॉलेज का बैग कंधे पर टांग कर पढ़ते रहे, अब किस्मत घिस रहे हैं एक नौकरी के लिए। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात, हम कहेंगे थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि दिल में न जाने कैसे सपने लेकर आए इन बेरोजगारों के लिए आपकी दस्तक जरूरी है। जो बैग ये अपने साथ लेकर आए उसमें कई शिक्षाओं की डिग्री लेकर रखे हैं, लेकिन हकीकत ये कि हरियाणा के पानीपत में जिला कोर्ट में चपरासी के सिर्फ 6 पदों के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए 1,666 बेरोजगारों के बीच चुनाव होगा। दस्तक देती चिंता पैदा करने वाली बात यह कि जिस पद के लिए 8वीं पास योग्यता मांगी गई, वहां MBA, MA, BA, BSc, BCom पास युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। मैंने MBA फाइनेंस HR से कर रखी है। मेजर मेरा फाइनेंस था, माइनर मेरा HR है, ठीक है। और मेरा सर 9 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस। 7 साल का मेरा एक्सपोर्ट हाउस में है और 2 साल का मेरा HDFC बैंक में है। आप कुछ समझदार हो सर, समझ भी सकते हो कि मैं 9 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज भी मेरी यही मेंटलिटी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में ना इनसिक्योर फील करता हूँ। प्राइवेट नौकरी में असुरक्षा का भाव पढ़े लिखे युवा को अब सरकारी नौकरी की लाइन में खड़ा करता है, तो BCom पास युवा भी एक नौकरी के लिए लाइन में बैठे मिलते हैं। BCom चल रही है मेरी, अब देखो इंटरव्यू देते हैं क्या होता है, देखते हैं जी क्या होता है। अपनी तरफ से तो पूरी हिम्मत कर रहे हैं। हरियाणा वो राज्य है जो बेरोजगारी के पैमाने पर देश में टॉप 3 राज्यों में रहता आया है। क्या इसी वजह से ज्यादा शिक्षा जिनके पास है वो और अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करने की जगह 8वीं पास योग्यता की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं? किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आए? PN की। कितने पढ़े लिखे? BA। सर लोग बेरोजगार इतने हैं कि नौकरियां है ही नहीं है, तो हमें करनी पड़ रही हैं। कोई भी मिले पर मिल जाए बस, ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके अच्छे से, उनकी लाइफ बना सकें। हमारी तो लाइफ बनी नहीं, हम बच्चों की तो बना सकें। चिंता सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये भी है कि क्या शिक्षा का स्तर युवाओं को योग्य नहीं बना पा रहा। जहां पढ़े लिखे होने के बावजूद कम स्किल वाली नौकरी के लिए नौजवान खड़े हैं। एक पोस्ट के लिए कितनी दुनिया आई हुई है, कितने कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए। 6 पोस्टें है, कल भी 750 से 800 के बच्चे कैंडिडेट आए थे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। आज भी 1000 प्लस तो हद से ज्यादा ही है, ठीक है। और अभी कंटिन्यू 4-5 दिन और चलने हैं इंटरव्यू। कोई भी सरकार आ जाओ, गरीबों के लिए तो एक जैसी है। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। जो मिले तो जब मानते हैं, नहीं तो सभी वादे करें। एक रिसर्च कहती है कि कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के बीच दिखती है। सरकारी नौकरियों में देरी से होने वाली भर्ती, प्राइवेट नौकरी में अस्थिरता के संकट के बीच पढ़ा लिखा युवा अगर यूं एक पद के लिए हजारों के बीच जूझता दिखेगा तो जरूरी है कि योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाए और खाली पदों को भरने में तेजी दिखाई जाए। प्रदीप कुमार, पानीपत आज तक।